तो चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं हम और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस, संयुक्त वचन ग्रहीताओं के अधिकार। अब जॉइंट प्रोमिसेस का ये राइट है कि वो अपने लाइफ टाइम में कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कह सकते हैं और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जाए। तो ये जो है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस ये सेक्शन 45 में गिवन है। तो जैसे मान लिया कि ए जो है बी और सी से लोन लेता है, ठीक है, 50,000 का लोन लिया ए ने बी और सी से, और ए क्या कहता है कि मैं ये लोन 6 महीने बाद पे कर दूंगा। तो अब बी और सी को राइट है कि वो 6 महीने बाद ए से लोन की पेमेंट के लिए बोले। अगर बी की डेथ हो जाती है तो बी का रिप्रेजेंटेटिव और सी ए को लोन पे करने के लिए कह सकते हैं, और अगर बी और सी दोनों की डेथ हो जाती है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोन पे करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कह रहा है कि अगर एक से ज़्यादा अगर प्रोमिसेस हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उन सब के आगे ही कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए कहा जाए। अगर एक को भी बोल दिया जाता है तो ये माना जाता है कि जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो वो ऑफ़र है या उसको जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है तो वो सबके लिए ही हो गई। ठीक है, अगर ऑफ़र ऑफ परफॉर्मेंस देना है तो अगर एक को भी मान लिया ए बी और सी 3 पर्सन हैं, ठीक है, और इन तीनों को जो है एक लोन देने के लिए डी ने प्रॉमिस किया। तो डी अगर ए को कह देता है कि लोन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम ले जाओ आकर, तो अगर ए को भी बोल दिया उसने तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि ये सबको ही बोल दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये है राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस का है। अच्छा, एक पॉइंट इसने और दे रखा है कि अगर पार्टनरशिप का केस है तो पार्टनरशिप के केस में कोई अगर लोन आपको रिकवर करना है, उसके लिए केस करना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो जिस साझेदार की डेथ हो गई वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उस बाकी जो साझेदार है ए बी सी 3 पार्टनर हैं, उन्होंने लोन दिया है, सी की डेथ हो गई, तो ज़रूरी नहीं है ए बी और सी का रिप्रेजेंटेटिव ये तीनों मिलकर ही केस करेंगे। ठीक है, तो ए बी भी केस कर सकते हैं क्योंकि सी की तो डेथ हो गई और उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव पार्टनर अगर नहीं बना है फर्म का तो उसका कोई राइट नहीं रहता। तो ए और बी मिलकर भी केस कर सकते हैं। यहाँ पे सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का केस करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह जॉइंट हिंदू फैमिली में कर्ता वही केस कर सकता है, और अगर जॉइंट ट्रस्ट है तो इसमें जो ट्रस्टी है वो प्रोमिसर पर केस कर सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट था हमारा राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। ये 46 to 50 में दिया गया है कि जो परफॉर्मेंस है वो हमें किस टाइम पे करनी है, किस प्लेस पे करनी है। तो वैसे तो जो टाइम डिसाइडेड है, जो प्लेस डिसाइडेड है उसी पर की जाएगी, लेकिन अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है, प्लेस डिसाइडेड नहीं है तो क्या करना होगा। तो यहाँ पे जो है इससे रिलेटेड कुछ रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा उस सिचुएशन पे कि क्या टाइम होगा, क्या प्लेस होगा। तो अब क्या रूल्स हैं, सबसे पहले है हमारा कि टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड। जहाँ वचन का निष्पादन दूसरे पक्षकार के आवेदन के बिना पूरा करना हो और उसके लिए कोई समय निश्चित ना किया गया हो। ठीक है, तो सेक्शन 46 क्या कहता है कि जहाँ अनुबंध में वचनदाता को, प्रोमिसर को अपना प्रोमिसी के एप्लीकेशन के बिना ही, यानी कि उसके कहने के बिना ही पूरा करना है और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, तो कब वो प्रॉमिस जो है पूरा होना चाहिए,
एक रीजनेबल टाइम में पूरा हो जाना चाहिए, उचित समय में पूरा हो जाना चाहिए। अब कैसे, इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लिया अब अभी जो है सीज़न चल रहा है, अभी विंटर्स स्टार्ट हुई हैं, हल्की फुल्की मौसम चेंज हुआ है। तो अब मान लिया कि अब अक्टूबर में अगर कोई ऑर्डर करता है, ठीक है, कि कोई शॉपकीपर ऑर्डर करता है कि हमें वुलन आइटम्स चाहिए, ठीक है, तो वो अब 10-15 दिन में भी आ सकती हैं वुलन, ठीक है। लेकिन अगर कोई दिसंबर में, जब विंटर्स ज़्यादा होती हैं, जब सेल ज़्यादा होती है, अभी तो इतनी सेल नहीं हो रही विंटर्स की आइटम्स की, तो जब दिसंबर का सीज़न है, विंटर्स का जो है पीक होता है, तो वहाँ पे अगर कोई ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर जो है आपका 3-4 दिन में आ जाना चाहिए, डिलीवर हो जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम सेल ज़्यादा होती है। तो इस तरह से एक केस यहाँ पे भी दिया हुआ है, बंगाल कोल कंपनी वर्सेस वाडिया एंड कंपनी का। इसमें क्या था कि दो कंपनीज़ के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसमें वाडिया एंड कंपनी को जब भी कोयले की रिक्वायरमेंट होगी तो वो एक नोटिस देकर कंपनी को, कोयले की कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी। तो एक बार जो है वाडिया एंड कंपनी को बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी में कोयले की ज़रूरत पड़ी, उसके लिए उसने 40 दिन का नोटिस दिया। तो कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि कोयला की जो रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसके लिए 40 दिन का नोटिस एनफ नहीं था, ठीक है। हो सकता है कोयले की डिमांड बहुत ज़्यादा हो और वो 40 दिन के अंदर फुलफ़िल ना हो पाए, तो इस तरह से तो वो डिपेंड करता है केसेस में कि क्या रीज़नेबल टाइम रहेगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट था, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड, ठीक है। जब जहाँ पे कोई आपको जो है एप्लीकेशन नहीं की गई, ठीक है, कि कोई टाइम के बारे में नहीं बताया गया, कि जहाँ प्रॉमिसी ने कोई टाइम नहीं बताया और उसकी एप्लीकेशन के बिना ही आपको प्रॉमिस को फुलफ़िल करना है, तो उस केस में क्या होगा, रीज़नेबल टाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस वेयर टाइम इज़ स्पेसिफाइड। तो सेक्शन 47 क्या कहता है कि अगर परफॉर्मेंस का दिन फिक्स है और प्रॉमिसर को प्रॉमिसी के एप्लीकेशन के बिना ही परफॉर्मेंस देनी है, तो उसे उस निश्चित जो टाइम फिक्स है उस दिन पर और एक फिक्स प्लेस पर और बिजनेस आवर्स के ड्यूरिंग वो परफॉर्मेंस दे देनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट को जो अपना प्रॉमिस है वो फुलफ़िल करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए को जो है, अब जैसे ए को जो है 10 जनवरी को बी के गोडाउन पर गुड्स डिलीवर करनी है, कुछ गुड्स डिलीवर करनी है। तो अब जो है क्या है कि ए जो है गुड्स डिलीवर कर देता है, लेकिन वो गुड्स कब डिलीवर करनी है उसे, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। अगर वो गुड्स डिलीवर करता है गोडाउन बंद होने के बाद, तो ये माना जाएगा कि ए ने अपना जो प्रॉमिस है वो पूरा नहीं किया। अगर डे फिक्स है कि 10 जनवरी को गुड्स डिलीवर करनी है, तो वो बिजनेस आवर्स के दौरान होना चाहिए। बिजनेस आवर्स के दौरान अगर नहीं हो रहा तो ये माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफ़िल नहीं किया गया, प्रॉमिस को पूरा नहीं किया गया। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय प्रॉमिसी फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे। जब निश्चित दिन पर वचन के निष्पादन के लिए वचन ग्रहीता को आवेदन करना हो। तो सेक्शन 48 क्या कहता है, जब वचन के निष्पादन का दिन निश्चित है और वचनदाता को अपना वचन ग्रहीता के आवेदन पर, उसके कहने पर आपको पूरा करना है, तब प्रॉमिसी का यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो जो टाइम है और प्लेस है उसके लिए प्रॉमिसर को बताए,
ठीक है, जैसे हाँ हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ए बी को जो है एक राइस देने का प्रॉमिस करता है। ठीक है, ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें राइस डिलीवर करूँगा। मान लिया 50 केजी राइस डिलीवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या था कि बी को बताना है कि कहाँ डिलीवर करना है। व्हेन एप्लीकेशन इज टू बी मेड बाय प्रॉमिसी, कि बी को बताना है। ए ने तो कहा कि मैं तुम्हें जो है राइस डिलीवर करूँगा। ठीक है, अब मान लिया ए जो है कब डिलीवर करेगा, 25 अक्टूबर को डिलीवर करेगा। ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें 25 अक्टूबर को राइस डिलीवर करूँगा। तो ए ने तो बी को कह दिया, अब बी को बताना है। अब बी ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताऊँगा कि कहाँ डिलीवर करना है। ठीक है, किस टाइम डिलीवर करना है। तो अब यहाँ पे बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बताए कि कहाँ डिलीवर करना है और किस टाइम डिलीवर करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन बाय प्रॉमिसर वेयर नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। निष्पादन के लिए स्थान निर्धारित न होने पर वचनदाता द्वारा प्रार्थना। अब ये सेक्शन 49 क्या कहता है, जब प्रॉमिसी की प्रार्थना के बिना ही प्रॉमिसर को अपना जो है प्रॉमिस पूरा करना है और कोई प्लेस इसके लिए फिक्स नहीं है, तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है कि वो प्रॉमिसी को पूछे कि किस प्लेस पर जो है गुड्स डिलीवर करनी है। ठीक है, और किस टाइम डिलीवर करनी है। जैसे हम कहें कि ए ने बी को जो है राइस डिलीवर करने हैं। ठीक है, अब बता दिया कि हाँ 25 तारीख को करने हैं डिलीवर। अब ऊपर वाले केस में तो क्या था कि बी को बताना था, दोनों में ये बात हुई थी कि बी बताएगा कि कब डिलीवर करने हैं, किस टाइम डिलीवर करने हैं। ठीक है, किस प्लेस पे डिलीवर करने हैं। ऊपर वाले केस में तो ये था कि टाइम तो फिक्स था, लेकिन बी को ये बताना था कि किस प्लेस पे और किस टाइम करना है। यहाँ पे क्या है कि ए को पूछना है बी से कि किस जो है प्लेस पर उसे डिलीवर करने हैं उसे राइस। तो यहाँ ये केस डिफरेंट है कि यहाँ पे अब ए को पूछना पड़ेगा कि किस प्लेस पर जो है उसे डिलीवरी चाहिए। ठीक है, तो ए पूछेगा, बी बताएगा, तो ए उसी प्लेस पर क्या कर देगा, गुड्स डिलीवर कर देगा। तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब बाय प्रॉमिसी। तो ये सेक्शन 50 क्या कहता है कि प्रॉमिसर द्वारा वचन का निष्पादन किसी भी ऐसी विधि से या किसी भी ऐसे समय पर किया जा सकता है जिसके लिए प्रॉमिसी ने जो है अप्लाई किया हो, बताया हो, या जिसके लिए वो अलाउ कर दे। जैसे मान लिया ए ने जो है बी को लोन दिया हुआ है। ठीक है, ए ने बी को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। अब बी को पेमेंट करनी है 2 महीने बाद। अब बी की फर्नीचर की शॉप है, तो बी क्या कहता है, ए और बी में बात होती है कि भाई तुम मुझे फर्नीचर दे दो। ठीक है, 80,000 का फर्नीचर दे दो, बाकी 20,000 रुपये कैश ले लो। तो अब यहाँ पे अगर जो है बी और ए में इस बात पे सहमति हो जाती है, ठीक है, कि क्या है पॉइंट यहाँ पे कि वचनदाता द्वारा वचन का निष्पादन किसी भी ऐसी विधि से या किसी भी ऐसे समय पर किया जा सकता है जिसके लिए जो प्रॉमिसी है वो आवेदन करे या अनुमति दे। ठीक है, तो अब ए ने बी को लोन दिया हुआ है 1 लाख का। तो अगर ए और बी में ये बात हो जाती है कि मैं जो है 80,000 का फर्नीचर ले लेता हूँ और बाकी 20,000 तुम कैश दे दो, तो अगर प्रॉमिसी ए उसको अनुमति दे देता है तो इस तरह से भी वो परफॉर्मेंस हो सकती है। तो ये मान लिया जाएगा कि 1 लाख में से
80,000 का उसने फर्नीचर ले लिया तो 80,000 के लोन की पेमेंट होगी, बाकी 20,000 रुपये उसने कैश दे दिए।